अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सवर अब्बास। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं? हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुज़ाकरात की पेशकश लिप सर्विस के सिवा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पीटीआई के लिए सुहाना ख्वाब है। न्यूट्रल होने का मुतालबा करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फौज से टकराव की पॉलिसी से पीछे हट रही है। 9 मई से मुतालिक पीटीआई ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है। ये वो सवालात हैं जो मुल्क के सियासी मंजरनामे को देखकर उठ रहे हैं, क्योंकि सियासी जमातें और रियासती इदारे बज़ाहिर आमने सामने आ खड़े हैं। अगर एक इदारा किसी एक जमात के पीछे है तो कोई दूसरा इदारा किसी दूसरी जमात के पीछे ढाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पार्लियामान में तहरीक-ए-इंसाफ की अक्सरियत में बनने की उम्मीद पैदा हुई थी, वो मान पड़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि इस फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए हुकूमत और रियासत मुतहर्रिक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक उनके अराकीन को टारगेट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर आज खुद नोटिस ले। एक तो मुतालिबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारी 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर्स में आप उसको मिनिस्ट्रियाँ मिलना, उसको पैसे देना, और ना हो तो फिर एंटी करप्शन उनकी तरफ से दबाव का सामना कर रहा है कि पहले तुम्हारा मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनकी फैसले की तौहीन है, उनके फैसले के बाद से सब कुछ हो रहा है। साथ ही सियासी मुदावत को जारी रखते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला किया है। ताहम ये भी आने वाले वक्त ही बताएगा कि माजी करीब में मुतअद्दिद नाकामियों के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये नई एहतजाजी डगर कामयाब होगी या नहीं। इसी तरह हुकूमत भी तहरीक-ए-इंसाफ को डील करने से मुतल्लिक यकसू दिखाई नहीं देती, क्योंकि हुकूमत कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के हरबे अपनाती है तो कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की बातें करती है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश आई, वो भी घंटों क्या मिनटों में हवा हो गई। इस सब को देखते हुए ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से मुतल्लिक पॉलिसी तो दो टोक ही रहेगी, लेकिन दिलचस्प तौर पर रियासत से टकराव को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली में इबहाम दिख रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों तक इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब दिफाई पोजीशन में आती दिख रही है और हल्की फुल्की जारियत पर भी बज़िद है। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ के नाम कई पैगामात सामने आए हैं, जिनमें उन्हें मिलकर चलने और फौज को न्यूट्रल हो जाने के मुतालबे किए। साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है, और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक-ए-इंसाफ को आमने सामने कर रही है, और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं को लाने वाले आप हैं। ताहम रियासत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से फाहम तफहीम की तो कोई उम्मीद नहीं दिखती, जिसका एक सबूत DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 9 मई से मुतालिक कोई लचक ना दिखाए जाने के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये मजीद फैलेगी। जो डिजिटल दहशतगर्द है, उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं नहीं रोकना है, बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। दैट मस्ट एंड। शायद इसी मौक़िफ़ को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई के मामले पर किसी सूरत पसपाई को तैयार नहीं है। अलमिया यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई की लड़ाई को एक इदारे को दूसरे इदारे के सामने ला खड़ा करने की पॉलिसी पर भी गामजन दिखाई दे रही है। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी को लाहौर हाई कोर्ट से उस वक्त बड़ा रिलीफ मिला जब 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात में उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया, और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्ताक इब्राहिम को खत लिख दिया गया है। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपनी सरबराही में कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। खत में 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। याद रहे, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी और कहा था कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस असल किरदारों को सामने लाएंगे। सूबाई हुकूमत में आते ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि वो 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराएगी।
यानी तहरीक इंसाफ 9 मई से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी और मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में मामला कैसे आगे बढ़ेंगे और किस तरफ जाएंगे, और तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली में एक तब्दीली आई है उससे तहरीक इंसाफ को क्या सियासी तौर पर फ़ायदा होगा, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब से। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक जो आज आपका ताज़ा एक मसला जो बना हुआ है वो 41 बंदों वाला, वो आपके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी आपकी, जिसमें आपने बात की, उमर यूसुफ साहब ने बात की और असद कैसर साहब ने बात की। बताया ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को अब काफ़ी ज़्यादा फिक्र लाहक हो गई है उन 41 बंदों के वाले से। 2 बंदों ने अपने हलफनामे तो जमा करवा दिए थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि हुकूमत इतनी आसानी से 2 तिहाई अक्सरियत हाथ से जाती हुई जो है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो तोड़ेगी बंदे आपके। नहीं, बात यह है कि फिक्र तो देखें ना, आपकी जो मेजॉरिटी हो उसको माइनॉरिटी में तब्दील करने की अगर बदमाशी से कोशिश की जा रही हो तो फिर उस पर फिक्र लाख होनी चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से हमने अपने एफिडेविट जमा करवा दिए। हमारे इन लोगों को इसलिए हरासा किया गया कि ये लोग एक खास नंबर बीच में से डिफेक्ट करवा के जोर जबरदस्ती बदमाशी धौस से ये अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरा करना चाहते हैं, ताकि ये अपने मजलूम इरादे और अपने पता नहीं क्या क्या इनके नेफेरियस डिजाइन्स हैं इस मुल्क की आवाम के खिलाफ ये पूरा करना चाहते हैं। अब उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। पार्लियामेंट्री पार्टी तो हमें कबूल कर लिया गया है। अब वो 41 बंदों में से MNAs हैं, वो मतलब है कि वो 10-10 लाख के नुमाइंदे हैं, 10 लाख के नुमाइंदे हैं एक हल्के का जो आवाम की तादाद होती है। अब उसको पकड़ा जाए, झूठे केस किए जाए, जहां उसको रखा जाए एंटी करप्शन में, उसको खाना देने की इजाजत ना हो, मुलाकातियों की इजाजत ना हो, पुराने 10-15 साल पहले केस उठाए जमीनों के लिए। ये क्या फ्रॉड है? आप लोगों को पागल समझते हैं। देखें, उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करा दिए हैं जी हाँ। उनको तंग करने का आपका कोई तुक ही नहीं है। अगर उन्होंने एफिडेविट ना भी जमा कराए होते तो भी आपने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है। ये कोई अफ्रीका का कोई थका हुआ कोई 20 लाख कोई पैसों की ऑफर भी हो रही है, कोई पैसों की ऑफर भी हो रही है, कोई कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है या सिर्फ स्टिक ही है? फिलहाल कैरेट वाली कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं, अभी तक तो असद कैसर साहब ने बताया कि ऑफर्स कुछ हुई हैं, मगर जहां तक जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है अभी तक तो सिर्फ स्टिक है। देखो, पंजाब में तो स्टिक है। अगर कोई पैसे वाले है या कोई ऐसी लुक्रेटिव ऑफर है तो वही होगी किसी ने, मगर इसने तो इधर डंडा ही नजर आ रहे थे। मगर अब इन बेवकूफों को ये समझाए कि आप इस किस्म की हरकतें करके एक आप ऑलरेडी बेनकाब हो चुके हैं, बिल्कुल आप गंदगी की हद तक आगे जाके आप अपने आप को आवाम के सामने, आप इस मुल्क में रहने जोगे नहीं रह जाएंगे। ये जो आपने हरकतें शुरू कर दी है, कोई नहीं छड़ के जान लगा इमरान खान, जेड़ा इमरान खान तो फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा तो नहीं है अब आपको, लेकिन जरा वैसे बाई चॉइस तो कोई शायद ना छोड़ने का फैसला करे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह के हरबे रियासत इख्तियार कर रही है, कोई आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा तो नहीं अब लग रहा? कोई नहीं सर, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानियां तो मलिया मेट हो गई हैं। ये कहते थे ना कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, हर आदमी ने एफिडेविट जमा कराया है। इतने अगर इनके हाथ पड़ते थे और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था तो कितने फॉरवर्ड ब्लॉक वाले सारों ने एफिडेविट जमा करा दिया है। बाकी 39 जो है वो पीटीआई डिक्लेयर हो गए हैं। मैं नहीं समझता, मैंने तो पहले भी आपके प्रोग्राम में इस बात को रद्द किया था, इस इम्कान को भी रद्द किया था और वो बात सच्ची साबित हुई। जो फॉरवर्ड ब्लॉक हाल ही नहीं सामने नहीं आया है, देखिए अगले इलेक्शन में जाके सामने आना चाहिए। सो ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक वाला भी कोई ऐसा मामला शामला नहीं है, तो इनको इन हरकतों से बाज आना चाहिए। ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है। एक तो ऑलरेडी आपने फॉर्म 47 के नाम पे बनने वाली हुकूमत को जिल्लत का हार समझ के अपने गले में डाल लिया, और अब आप उसके ऊपर भी बेशर्मी से लोगों को मारपीट कर रहे हैं, MNAs की कर रहे हैं। ये लोग आपको तंग करेंगे बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो मेजॉरिटी जजेस ने दिया है। समर भाई, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं क्योंकि उस फैसले के बाद ये सारे महकमे उठ के जाग पड़े हैं ना, जो सारे झूठे केसेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और जो हमारे बंदे गिरफ्तार हैं MNAs, उनके लिए हम प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी स्पीकर को कह रहे हैं। टोटल कितने आपके MNAs अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं इन 41 में से? देखिए जी, अमीर सुल्तान को हिरासत में लिया था, वो रिलीज हुए, वो मुल्क से बाहर चले गए। मौजम जतोई को हिरासत में लिया था, वो रिलीज हो गए। मस्ती खेल के पीछे पुलिस है, बिलाल इजाज के पीछे, अहमद चट्टा के पीछे, दस्ती के पीछे पुलिस, और उसके बाद मियां गौस जो है भावलपुर से MNA, उनके पीछे पुलिस, उन पे FIR दिया। मेरे पीछे पुलिस है, मुझ पे FIR दे दी।
अच्छा, फिर हमारे मियाँ इम्तियाज साहब हैं जिनको गुजरांवाला एंटी करप्शन ने अपने पास रखा हुआ है, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो इस वक्त हिरासत में है। उनको रिमांड के ऊपर मेरे ख्याल में आज भेजा गया, जो मेरे पास इतलात आई है। मैं तुसी देखो ये मुल्क ਨੂੰ ਕੀ तमाशा बना छड़िया। सही है। एक पासे तुसी पैसे पिनड़ जाते हो पूरी दुनिया दे विच, वो लोग कहते नहीं होंगे वो किस मुंह से आए हो। तुम लोग तो अपने अवामी नुमाइंदों को पकड़ पकड़ के झूठे केसों में अंदर करते हो। मतलब 9 मई तो बाद हाली तक साड़ी करप्शन नहीं सी नजर आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद साड़ी करप्शन नजर आई है। सानू पागल समझते ने लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भी गुजर गया, ये भी गुजर। आपने 9 मई का जिक्र किया, उसी पे अगला सवाल कर लेते हैं। ये जो केपी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, खत लिखा है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि आप इसके जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करें, इस पर तो नहीं लगता मुझे कि इदारे इस पर मुतमईन होंगे, चूँकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे कोई चीज़ अगर होती है तो शायद उस पर कोई इत्मीनान हो। ये एक बेहतर फैसला है, ये फिजिबल होगा? आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेबल भी होगा इदारों को भी, जिनसे आजकल आप न्यूट्रल होने की बातें कर रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं? सर इदारे देखें ना, इदारे मुतमईन हो, हम कोई किसी इदारे को या अदालत को हम अपनी साइड लेने के लिए तो नहीं कह रहे। हम इदारा फरीक है सर, इदारा फरीक है सारे मामले में। इदारे की जो यादगारें थी खुदा की, उन पे अटैक हुआ था ना सारा। बड़े बादशाह आदमी आप, बड़े बादशाह है। असी किसी पटवारी को दरखास्त देती है, असी किसी डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देती है, या असा एसएचओ कोतवाली को देती है दरखास्त। हमने अगर जुडिशल कमीशन के लिए कहा है तो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को कहा है, तो अगर उस पर किसी इदारे का कोई मौकफ होगा तो अदालत में आ जाएगा। कोई लड़ने वाली गल तो नहीं, ये तो कोई इख्तलाफ वाली गल नहीं है। अगर वो नामुतमईन हो तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां से करा लें। असं तो सिर्फ ये दसना चाहते हैं भाई ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ इतना बड़ा इल्जाम लाया गया ਉਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਵੇਖ ਲਓ, बस अल्लाह खैर सल्ला। वो अदालत में जाना तो सबका राइट है, और तुझे जानो भी नहीं जान देते। सही। और दूसरी मैं आपको ये भी बता दूं, 9 मई के हवाले से आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, वो जो फैसला आया खान साहब के रिमांड के हवाले से, मैं जरा अगर आप कहें तो मैं 2 लाइनें उसमें से आपको पढ़ के सुना दूं तो वो लोगों के लिए भी ठीक हो जाएगा। अगर आप इजाजत दे दें मुझे, सिर्फ 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिस्मानी जज साहब कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को आईने पाकिस्तान पढ़कर रिमांड देने की ताकीद की है। जरा नोट करें अजय, लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को आईने पाकिस्तान पढ़ के रिमांड देने की ताकीद कर दी। जिस्मानी रिमांड देते वक्त जजेस आइन का आर्टिकल 10 भी देखें। आइन के तहत किसी की आजादी पर गैर कानूनी कदम नहीं लगाई जा सकती। और साथ वो कह रहे हैं कि साल तक इन 12 मुकदमात में दरखास्त गुजार को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। ठीक हो गया जी। दरखास्त गुजार की आनत के इल्जामात को साबित करने के लिए बज़ाहिर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं है। ये जज साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट के। वो कह रहे हैं कि रिमांड के वक्त मुलजिम का हक है कि मुलजिम जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करे। प्रोसिक्यूटर जनरल सरकारी अफसर के बयान के अलावा दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई मवाद नहीं दिखा सके। अगर आप इस तफसीली फैसले को पढ़ें तो मतलब हर चीज खान साहब तो फारिग हो गई। खान साहब खुद तो जेल में साफियों से गुफ्तगू में कहते हैं कि हाँ मैंने कहा था कि जाके एहतजाज करें वहाँ पे। तो इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि जी जी बड़ा वाइडली रिपोर्ट है, ने कहानी करके देखो इस लोग ना बड़ा वाइडली रिपोर्ट हुआ है साहब ने ऐसी कोई ना सर गलत रिपोर्ट हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी उसी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। हमने उसी दिन जिस दिन ये बात निकली है, जिस दिन वो लोग मिले थे, ये खान साहब के अल्फाज को ट्विस्ट किया गया है। खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। चलिए आप मुझे ये बताएं कि ये जो अदालती निज़ाम है, देखें ना अदालती निज़ाम का मुझे बताएं, क्या इससे अदालती निज़ाम से आप क्या मायूस हो गए हुए हैं कि अब आपने सुलह की तरफ आ गए आप इदारों के साथ? क्योंकि हफ्ता पहले तो बड़ी सख्त ललकार थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक हफ्ते में जो मौक़िफ़ है काफ़ी उसमें नरमी दिखाई दी, जो आप पैगाम भेज रहे हैं अब सिपा सालार को सुलह के लिए। क्या यानी कि आपका अदालती निज़ाम पे अब आपका वो एतमाद उठ गया कि भाई फैसले हो के भी हमारे हक में हमें कुछ मिल नहीं पा रहा, कि जिस तरह से खान साहब भरी हुए केस के अंदर लेकिन रिहा नहीं हो सके, मखसूस नशिस्तों का फैसला आपको सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में आया लेकिन वो नशिस्तें आपको नहीं मिली, इसलिए आप क्या सुलह की तरफ जा रहे हैं? आप पहली बात यह है कि मैं तमाम जजेस को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतने औखे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हो ट्रिब्यूनल के हवाले से, चाहे जो बेंच हो जिसने स्पेशल सीट्स दी हैं। हमारे सामने वो जजेस भी हैं जिन्होंने 6 जजेस ने खत लिखा। सर मैं किसी जज की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की बात कर रहा हूँ, निज़ाम इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि आपके हक में 2 फैसले आए लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है। निज़ाम की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने ना। हाँ तो मैं और गल मुकावांगा तो तोसी तोड़ी गल जी जी लंबा सवाल ये तो मिस इंटरप्रेट कर गए मेरे सवाल दूं, मैं इसकी दोबारा तस्दीक नहीं मिस इंटरप्रेट नहीं करता सर, मैं बड़ा पुराना बंदा जी, मैं सवाल बिल्कुल मिस
नहीं करता, जी, जी, जी। बाय चॉइस कि मैं उसको किस तरीके से जवाब दे सकूं। सही मैं है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हम बिल्कुल अदालती निजाम से मायूस नहीं है। हम हर छोटे बड़े काम के लिए इंसाफ लेने के लिए अदालतों में मौजूद हैं। खा हम पे एंटी करप्शन के पर्चे हों, हम अदालत में इंसाफ के लिए जाते हैं। खा 9 मई का मामला हो, अदालत में इंसाफ के लिए जाते हैं। खास स्पेशल सीटों का मामला हो, हर चीज के लिए अभी भी जो हमारे ऊपर पकड़ धकड़ हो रही है, हम इसके लिए सो बिल्कुल नहीं। हमें पूरी उम्मीद है, हमें इंसाफ इन्हीं अदालतों ने देना है। ये अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी और हमें उस पर कोई मायूसी नहीं है। सो आपने जो बात की अपने इंट्रो में भी और यहाँ भी आपने थोड़ी सी बात की कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो फिर सुलह का फैसला कैसे किया? सुलह का ख्याल फिर कैसे आ गया कि वो जो लड़ाई है उसको सुलह में बदलें और मुफाहमत की तरफ जो अभी आप आए? ये तो अब आपके अल्फाज है ना सुलह के। हम में से तो किसी ने सुलह वाली बात नहीं की, इसलिए सुलह वाली बात नहीं की कि हमारी तो इदारों से टकराव की पॉलिसी नहीं है। मगर जिसले तुहानू मार पई पैंदी पई होवे, उसको रोकना या डिफेंस में जाना, उसको लड़ाई नहीं गिना जाता, उसको टकराव नहीं गिना जाता। पार्टी अपने दिफा में कोई काम करती है। अगर कोई मुझे मार रहा है और मैं उसको रुकावट की कोशिश कर रहा हूं, तो वो दिफा है, वो लड़ाई नहीं है। आप लोग ये अल्फाज हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ना हमारा टकराव था, हमारे साथ इंडिविजुअल ने ज्यादती की, उन इंडिविजुअल्स को पार्टी टाइम टू टाइम जवाब देती है। आवाज पाकिस्तान भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। खान साहब ने वो जो पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीटें होती रही हैं, वो क्या था फिर? वो मशवरा और पैगाम ये है कि चीजें जितनी बढ़ चुकी हैं, सूरत हाल जिस नहज पे पहुंच चुकी है, इससे आगे अगर नून लीग जो ऑलरेडी इस चीज की बेनिफिशियरी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाएगी तो मुल्क में अनारकी और मुल्क में तबाही हो सकती है। तो आप काइंडली इस मामले को समझें, इन लोगों से हाथ उठा लें। ये डेड वेट हैं, इनको उठा के फेंके अपनी कश्ती में से बाहर और हकीकी लोगों को आगे आने दें, रुकावट न पैदा करें। इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें कि 5 अगस्त को तरीके साथ फिर एहतजाज का फैसला किया है। ना जमात इस्लामी ने किसी हुकूमत से इजाज़त मांगी है, वो आके बैठे हैं, अब हुकूमत उनके पास जा रही है। ना तरीके लबैक ने हुकूमत से इजाज़त मांगी है, अब हुकूमत उनके पास गई, चल के गई उनके पास। आप हर दफ़ा प्लान करते हैं लेकिन एहतजाज करते नहीं है, हुकूमत की इजाज़त को देख रहे हैं, ये कमज़ोरी नहीं है पार्टी की? मैं आपको आपकी मीडिया की कमजोरी बताता हूं, फिर उसके बाद अपनी कमजोरियां जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। हमने इस जमात इस्लामी ने तो एक शहर में बैठने के लिए एहतजाज का ऐलान किया था, और वो कैसे आए और कैसे बैठे वो आपके मीडिया ने दिखाया, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम हर पार्टी के एहतजाज के हक को एहतराम से देखते हैं, चाहे जमात इस्लामी करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे कोई भी पार्टी एहतजाज करे हकूक के लिए, हम उसको एहतराम से देखते हैं। मगर एक तरफ वो एक शहर में बैठने के लिए आए थे और हमने पाकिस्तान के हर शहर में रैली निकाली है। कितनी आपके टीवी ने दिखाई है। हमने कोई इजाजत नहीं मांगी। पंजाब के हर जिले में, सिंध के हर जिले में, बलोचिस्तान के हर जिले में हमारी हर रैली के ऊपर पर्चे दिए गए हैं। 144 के पर्चे हैं। डिटेंशन ऑर्डर्स पंजाब में इशू किए गए हैं, या 9 मई को इशू किए गए थे, या इस जुमे को इशू किए गए हैं। आप लोगों ने तो रिपोर्ट नहीं किया। आए आप इस्लामाबाद में जलसा करें, मैं खुद रिपोर्ट करूंगा। आप आए इस्लामाबाद में जलसा करें, मैं खुद रिपोर्ट करूंगा। आप आए इस्लामाबाद में जलसा करें, मैं खुद जाके आपके जलसे की कवरेज करूंगा। एक साहब तुम आओ इस्लामाबाद जलसा कर लो, मैं खुद कवरेज करांगा थोड़ी। आप कह रहे हैं मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मैं कवरेज करूंगा आपके जलसे की जाके सारी। आप कर ही नहीं पा रहे जलसा इस्लामाबाद, जहां से आप कह रहे हैं 3 सीटें आप जीते हुए इस्लामाबाद की। फॉर्म 45 पे 3 सीटें इस्लामाबाद की आप जीते हुए, और इस्लामाबाद में आप एक जलसा तक नहीं कर पा रहे। ये कॉम्प्रोमाइज है, कमजोरी है, या ये क्या है? मुझे इस बात की समझ नहीं आई शेख साहब। आप मेरी बात सुने, पहले आप बात कर लें, फिर मुझे जवाब देने दें। ऐसे बीच में आप बात करेंगे तो फिर मैं बात नहीं। मैंने तो आपसे यही पूछा, मैं देते पूछे ये कॉम्प्रोमाइज है या कमजोरी है, क्या है ये? ना एक कॉम्प्रोमाइज है, ना एक कमजोरी है। ठीक है। इस्लामाबाद का जलसा इस वास्ते रोकिया कि खान साहब ने कैसी बगैर इजाजत तो नहीं करना। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मेरे सेगमेंट खत्म हो गया, माजरत खाऊं आपसे, फिर अगले किसी शो में आपको लेंगे इंशाल्लाह। तफसीली गुफ्तगू होगी बाकी मौज़ूआत के ऊपर भी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे। सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इस पर तजिया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वर्ल्ड कप नाज़रीन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तस्दीक शामिल करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राणा साहब, दोनों ही किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तजज़ेकार हैं। अतर काज़मी साहब पहले ज़रा बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ आज बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही है कि उनके जो 41 बंदे जो इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने ज्वाइन करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने बयान हल्फी भी जमा करवा चुके थे, लेकिन उसके बाद अब उन्हें टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है हुकूमत की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि हमारे बंदों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं। इस पर वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रब्ता भी करेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये मेंटेन कर पाएगी तहरीक इंसाफ, अपने 41 बंदे पूरे कर लेगी इन हालात के अंदर? और जो हुकूमती टारगेट बताया तो यही नज़र आ रहा है कि वो अपनी 2/3 अक्सरियत किसी सूरत भी हाथ से जाता हुआ नहीं देख पा रहे। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि अगर 41 बंदे तहरीक इंसाफ में रहते भी हैं तो हुकूमत को तो किसी किस्म का खतरा नहीं है। अब 2/3 अक्सरियत क्यों जरूरी है? क्या उन्होंने कोई तरमीम लेके आनी है, कोई जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आनी है? ये वो चीज है जो बार बार ज़ेरे बहस आती है और इसी को हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रपोजल आते हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के बंदे टूट के चले जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये कहना भी मुझे नहीं लगता वक्त से पहले होगा, इसलिए कि हमने देखा कि इलेक्शन से पहले जब सिंबल लिया गया तो उसके बाद भी कहा गया कि आगे जो भी इंडिपेंडेंट आएंगे वो सब टूट जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, जो ही कोई फैसला आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। इस वक्त जो अवामी मूड है, ये सारे सियासतदान है जिसने भी सियासत करनी है वो अवाम के मूड को देख के लोग सियासत करते हैं। तो मुझे इस वक्त वो टूटती हुई जमात नजर नहीं आ रही। बाकी हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि लोग हमारे साथ शामिल हों, लेकिन मुझे ये वो जिसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा खतरा तहरीक इंसाफ के लिए कि जनाब सारे बंदे उधर चले जाएंगे और टूट फूट हो जाएगी, वो मुझे अभी होती भी नजर नहीं आ रही। आमिर इलियास राणा साहब, कौमी असम्बली के इजलास की बात भी चल रही है कि हुकूमत ने जो शेड्यूल उनका था, प्लान था, उससे एक हफ्ता पहले इजलास बुलाने का फैसला जो किया है, जो इजलास बुलाया गया बल्कि पहले, उसमें इतरात ऐसी आ रही तहरीक इंसाफ भी इस तरह के खदशे का इज़हार कर रही है कि शायद गवर्नमेंट कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। कोई रेजोल्यूशन तो ज़ाहिर है वो बाइंडिंग नहीं होती, एक जस्ट उसकी एक एडवाइजरी उसकी एक होती है, हैसियत होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती। तो ऐसा अगर होता है तो ये तो एक बड़ा क्लियर जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला नहीं जाएगा बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव और जो पार्लियामेंट है दोनों के साथ? शुक्रिया समर भाई, मुझे 2-3 चीज़ों के जवाब देने हैं ताकि पोजीशन मेरे हिसाब में आपको क्लियर हो जाए और सबको हो जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि उसमें कितना सच है। बंदे टूटने चाहिए नहीं और ना टूटेंगे। नवाज शरीफ के क्यों नहीं टूटे थे? इसलिए नहीं टूटे थे कि वो मकबूल थे। इमरान खान मकबूल है, किस लिए लोग जाएंगे और क्या वजह होगी? मुझे तो बिल्कुल इसमें और उसका हुकूमती प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो दबाव की बात कर रहे हैं कि बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पे छापे मारे जा रहे हैं, हरासा किया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं। मेरी बात मैंने इसलिए कहा था थोड़ा सा मेरा तो सुन तो लें। थीसिस में आपका सारा जो सवाल है ना, जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको मैं अभी जीरो करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि लोगों के बिल्कुल इल्म में नहीं है कि आईनी तरमीम कैसे होती है। यहाँ तज्जिया नगार बैठ जाते हैं तज्जिया बेचने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि जितने मखसूस नशिस्तें गई हैं, ठीक है, क्या सिर्फ कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए? इन्हें 24 MNA तोड़ने? नहीं मिला के नहीं सर, नहीं। सेनेट में अलग चाहिए। ज्वाइंट सेशन में आईनी तरमीम नहीं हुआ करती, सिर्फ कानून साजी होती है, और वो भी वो होती है या सदर वापस कर दे या एक ऐवान रिजेक्ट कर दे। ठीक है, आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 2/3 अक्सरियत से अलग से होनी है। तो क्या केपी असम्बली के इतने MPA ये तोड़ लेंगे कि वहां से 4 सेनेटर ले आए ये सारा, जिसमें JUI भी शामिल है, जबकि आपस में तय होने की भी खबरें आ रही हैं पीटीआई के साथ एक सीट पे। ठीक है, जब ये बात ही नहीं हकीकत में, तो मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप समझे, ये थीसिस ही गलत है। ये उन लोगों की नाअहली है जिन्हें ये नहीं पता पाकिस्तान के आईन में तरमीम कैसे होती है। सेनेट में अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए, कौमी असम्बली में अलग चाहिए, नीचे से पास दोनों ऐवानों की नहीं होती। लिहाजा थीसिस ये जीरो हो गया जब सूबाई असम्बली का कोई मेंबर ही नहीं टूट रहा। आप कैसे 2/3 अक्सरियत ले आएंगे? आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 4 मेंबर केपी से चाहिए, पीपल्स पार्टी और नून को, कैसे ले आएंगे? नहीं ला सकते। और यहाँ पे 24 MNA टूट जाएंगे। यहाँ पे मजाक बना रहे थे शेख वकास अकरम साहब कि जब फोन गया तो उसने कहा यार मैं तो 39 वालों में हूं, मैं 41 वालों में नहीं हूं। क्या जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इतने बेवकूफ हैं
कि उनको नहीं पता कि आईनी तरमीम कैसे होती है। अगर किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की हुई और तज्जिया टीवी पे देना है तो उसको मैं नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे इस किस्म के लोग बैठ के गुफ्तगू कर देते हैं जिन्हें एक्चुअली हकायक का नहीं पता कि आईनी तरमीम कैसे होती है। अब मुझे बताएं समर भाई, क्या आईनी तरमीम हो सकती है इस तरीके से? आप 41 में से 24 तोड़ लेंगे, वाह वाह, फिर तो वैसे ही बात खत्म हो जाती है। कुछ नहीं होने का, ना 2/3 अक्सरियत के लिए इस वक्त ये जो तज्जिया निगारों की आपस की लड़ाई है ना, यकीन माने जिनको आप लिखते हैं अस्करी दानिश्वर, जिनको लिखा जाता है पीटीआई दानिश्वर, दोनों मुश्तरका इजलास की कहानियां कर रहे हैं और दोनों गलत कर रहे हैं। हो ही नहीं सकती। मैंने सबसे बातें की हैं, मुझे सबका इल्म है कि कौन कितने पानी में खड़ा। जब कोई बहस करेगा मैं सबके नाम ले दूंगा कि कहां पे कर रहे थे बात। उनको ये पता ही नहीं है कि आईनी तरमीम मुश्तरका इजलास में नहीं होती। तो फिर ये क्या हो रहा है? नहीं तो फिर ये जो आजकल जो आजकल हो रही है, पीटीआई पे छापे पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एंटी करप्शन उनके पीछे लगी हुई है, पंजाब की गिरफ्तारियां डाली जा रही है, बंदे उनके गायब की जा रहे हैं। फिर ये इसका मकसद क्या है फिर, अगर आईनी तरमीम नहीं है तो? आप मुझे ना, मैं और आप यहीं पे हैं, जब 24 बंदे टूट जाए ना, आप मुझे बता दीजिएगा। उसके लिए और बहुत सारे अरबे होते हैं कि आपका इंप्लीमेंट कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और अगर वो नहीं होगा, बिलफर्ज ये भी मान लें जो कहते हैं नहीं होगा, तो क्या 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी? तब भी नहीं मिलेगी। और ये रेजोल्यूशन की क्या कहानी है? रेजोल्यूशन की क्या कहानी, कौमी असेंबली से रेजोल्यूशन पास करने की? ये जो छापे हैं ये 9 मई की वजह से हैं और ये चलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने के। अभी जो थीसिस ये आया कि कोई जेल में बात हो गई है, सुलह हो गई है, मुझे तो अभी तक नहीं मिली इतला। जब मुझे मिलेगी तो मैं भी कहूंगा कि हाँ बिल्कुल मेरे पास ये इतला है। मेरे पास अभी तक ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये एक शुगल मेला है जो दोनों तरफ से जारी है और जारी रहेगा। मुझे बताएं, करारदाद एक वक्त था जब उमर अता बंदयाल थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वो आउटगोइंग थे। मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए थे, सारी पार्टियां साथ उनके मिल गई थी। वो आउटगोइंग के खिलाफ था। अब एक आउटगोइंग जिसको आप और हम ये कहेंगे कि जी वो गवर्नमेंट के लिए अगर हम मुखालिफ नहीं है तो हमायत में भी नहीं है, तो वो बीच में खड़े हुए जरूर हैं। उनको उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मादू से लागू करने पे साथ नहीं दिया। उन्होंने आज भी मखसूस नशिस्तें, इससे अच्छा चीफ जस्टिस नहीं हो सकता कि वो मखसूस बेंच बनाने की पावर उसने खुद छोड़ी। अगर वो ना बहस में लाता तो उमर अता बंदयाल ने सस्पेंड किया हुआ था, काम ही खत्म हो जाता। बिल्कुल। इस बात को हमारे लोग नहीं समझना चाहते। भाई वो अपनी कोर्ट से फैसले करा रहा है ना, कोई जेब से पसंदीदा पिक एंड चूज जजेस तो नहीं लगा रहा। एक प्रोग्राम में मेरे साथ बड़े लोगों ने ये बहस की, मैं कहा यार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो 0 कर दें दोनों, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। तो वो उन्होंने कर दिया ना कि बेंच जल्दी नहीं लगेगा, 2 महीने बाद लगेगा। तो आप और हमें हकायक पे रहना चाहिए। अब आए आप करारदाद पे। करारदाद आनी है 3.25 साल के लिए आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ। मैं नहीं समझता तकरीरें जरूर होंगी, बातचीत हो सकती है। और करारदाद की जो जैसे अथर भाई ने भी बताई, कोई वैल्यू नहीं है सिंबॉलिकली। मेरा नहीं ख्याल कि तकरीरों के अलावा, और वो मैं और आप भी करते हैं, हम अपना अपना नुक्ता नजर हर फैसले पे देते हैं। वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी हुई है कि फेयर कमेंट किया जा सकता है। जैसे मेरी राय में आइन रीराइट किया गया है, जैसे किया गया था। आपका पॉइंट आ गया। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो मामला है अतर कादमी साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो जेल से पैगामात भिजवा रहे सिपा सलार को कि आप न्यूट्रल हो जाएं। वो कोई उन्हें जो मुफाहमत के पैगामात भेजे जा रहे हैं। ये एक इतनी ड्रास्टिक चेंज तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में क्यों आई? क्या आपको लग रहा है वजह से क्या हो सकती है? वो निज़ाम पे अब उनका एतमाद उठ गया है कि हमारे हक पे फैसले आके भी भरी हो जाते हैं एक फैसले के अंदर, लेकिन रिहा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तें दे देती है लेकिन वो मिलती नहीं है आगे। उन्होंने कहा सिस्टम में इस तरह रह के तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, बेहतर है कि सुलह कर लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जिनको ये नहीं पता कि आइन में किस तरह तरमीम होती है, मेरे ख्याल में उन तजियाकारों के नाम लेने चाहिए राना साहब को जिनसे भी इनकी बात हुई है। दूसरी बात ये है कि ये मैं 100% गारंटी से आपको बता देता हूं कि ये हुकूमत का पक्का मंसूबा था। हुकूमत की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने बताया, टोटल इनका बैंक ये था कि तहरीक इंसाफ टूटेगी। और बल्ले का निशान फिर किस लिए लिया गया था? वो वैसे ही ले लिया गया था बल्ले का निशान। और उसकी मुखालफत में फिर जो इन सियासी जमातों ने कहा कि जनाब इनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलनी चाहिए, तो हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है अगर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलती हैं। तो फिर इतना रोला क्यों है, फिर इतना मसला क्यों है? कोई इसमें दो राय नहीं है। सबको पता है, जिसने जरा सा भी चीजों को देखा उसको पता है कि सेनेट के अंदर भी आपको 2/3 चाहिए होती है, आपको पार्लियामेंट के अंदर भी चाहिए होती है। और इसी वजह से कहा जा रहा था कि यहां भी बंदे टूट जाएंगे, वहां पे भी बंदे टूट जाएंगे। और टोटल मंसूबा ये था। अब ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जब सब कुछ नाकाम हो गया तो उसके बाद जनाब कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं। ये हुकूमत का पूरा प्लान था। जो जुडिशियल वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे वो किस तरह लेके आनी थी? वो जो सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, जजेस की जो उम्र बढ़ानी थी वो किस तरह बढ़ानी थी? वो
अगर आईनी तरमीम नहीं आनी थी तो क्या होना था? तो ये मंसूबा तो पूरा था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद अब खटाई में पड़ गया, तो इस वजह से ये नई थ्योरियां पेश की जा रही हैं। बाकी मंसूबा वही था और अभी भी ख्वाहिश उसी किस्म की है कि जनाब कुछ जितनी सीटें उस तरफ जा सकती हैं वो जाएं। आप सोच सकते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जाके इसके ऊपर इस तरह रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट तक फारूक एच नाइक साहब गए, तो ये सारा जो मंसूबा था पूरी कौम को पता है। बाकी तरमीम जिसको नहीं पता, राणा साहब को उसका नाम बताना चाहिए, जो टीवी पे बैठ के ये कहता है कि जनाब जिसको ये भी नहीं पता कि आइन में तरमीम कैसे होती है। दूसरी बात कि तहरीक इंसाफ इसको क्या सोच रही है, मेरे ख्याल में सियासत हो रही है। तो उन्होंने एक बात की, उसके बाद आप हुकूमत का इज़्तिराब देख लें कि हुकूमत ने जो बात की कि जनाब हमें घर भेजना है तो घर भेज दो, पहले कहा कि जी मुज़ाकरात कर लेंगे, फिर कहा कि नहीं जी मुज़ाकरात नहीं करते। हुकूमत तो अतर काज़मी साहब बेनिफिशियरी है सबसे बड़ी, कि अगर ये लड़ाई जारी रहती है तहरीक इंसाफ की उस साइड पे अगर, तो हुकूमत तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, बल्कि वो तो रोजाना याद कराते हैं उनको भी कि यार ये तहरीक इंसाफ वाले मुजरम ने थोड़े छड़ना नहीं इन्होंने। हाँ नहीं, मसला ये है ना, देखिए हुकूमत के पास इस वक्त उतने अददी नंबर नहीं है, हुकूमत के पास वो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं। उनका टोटल हुकूमत का इस वक्त टोटल बयानिया ये है कि कहीं से मार खा के आए बंदा और आके कहे जी मार तो मुझे पड़ी है पर आपको भी बुरा भला कह रहे थे। तो ये इनकी ख्वाहिश ये है कि मार हमें सियासी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ भी लड़ाई जारी रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ भी ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन पहले, लेकिन ये चेंज आई क्यों? ये पीटीआई को रियलाइज कैसे हो गया अचानक से कि हमें ये जिस डगर पे चल रहे हैं ये वाली ठीक नहीं है हमारे लिए? हाँ जी, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये पीटीआई को आंसर करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि पहले आप कहें कि जी सारी जो है गलती किसी और की है। एक हफ्ता पहले तक बड़े सख्त मौके पे थे वो। हाँ वही ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप पहले एक मौकफ ले रखें और अचानक कह नहीं जी हमें तो नून लीग वाले कह रहे थे। क्या नून लीग वाले इनको कह रहे थे कि लोगों पे इल्जाम लगाओ, या पीपल्स पार्टी वाले इनके ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे? तो अवाम के शऊर की ऐसे तो तौहीन नहीं की जा सकती। सही है। राणा साहब ये बताएं, जो अभी अतर काज़मी साहब ने बात भी की, एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें, आपने भी जो एक पूरा थीसिस पेश किया था उसमें ज़रा मुझे बता दें, क्या हुकूमत का सिरे से प्लान था ही नहीं 2/3 अक्सरियत के बाद आईनी तरमीम का कोई पैकेज लाने का, या अब प्लान नहीं है? ये जरा ये वजाहत पहले करें जरा आप। बिल्कुल मैं करता हूँ। वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कही, वो बिल्कुल पीटीआई पे सादिक आ रही है कि अब वो सारा मलबा डाल रहे हैं कि ये तो नून और पीपल्स पार्टी है जिन्होंने हमें रोटी को चोची कहने पे मजबूर किया, हमसे गलतियां कराई, हमसे 9 मई हमला करा दिया, बड़ी कारवाना है। एक सांस में जब हम कहते हैं पीटीआई और नून तो फारिग हैं, वो बड़ी कामयाब पार्टी है कि पूरी पीटीआई को आगे लगाया हुआ है और बयानियां भी बनवा दिया, गालियां भी दिलवा दी, पाकिस्तान के अंदर से भी बाहर से भी। आर्मी चीफ पे इमरान खान साहब रोजाना खड़े होकर कहते हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। ये मैंने और आपने बयान चलाए हैं या इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल में खुद कहते रहे हैं? हाँ, अब उनको समझ आ रही है कि दीवारों से टकरे मार मार के मुझे रास्ता नहीं बन रहा, बैनुल अक़वामी रास्ते में खोलने चला गया हूँ, पाकिस्तान की दुश्मनों में मैंने इजाफा करवाया है और पाकिस्तान की स्टेट के साथ लड़ाई लड़ाई है। तो ये बयानियां बनाने की मजबूरी है, देखते हैं कितने दिन चलती है। आप दूसरा सवाल क्या कर रहे थे जी कि जो वो तरमीम वाली जो बात आप कर रहे थे कि प्लान ऐसा कोई नहीं है, वो सिरे से था ही नहीं, अब नहीं है। देखें मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा आप दोबारा चलवा लें। मैंने ये कहा है कि जो लोग ये थीसिस दे रहे हैं, और पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात शुरू की थी पहली, जो आज उन्होंने कि इसलिए तोड़ रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत। मैंने कहा ये ब्लफ है, ये गलत बयानी है, क्योंकि ये काम हो नहीं सकता। मैंने साथ मिसाल दी अमली तौर पे कि आपको सूबाई असेंबली केपी के भी बंदे तोड़ने पड़ेंगे। वो तो आप शुरू से, वो तो ओरिजिनल प्लान की बात कर रहा हूं कि ओरिजिनल ये प्लान था, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो प्लान चकनाचूर हो गया ना साहब, जब मखसूस चीजें नहीं मिली। मिक्स ना करें, जो बात मैंने कही है मुझे वो बात कहने दें। मैंने आपको ये जवाब दिया था कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो अतर भाई ने बात की, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था कि कैसे होगा भाई। मैं तो अमली बात करने वाला हूं ना, मैं जो सामने देखता हूं मैं वो बात करता हूं कि आप करके दिखा दें, तोड़ लें। क्या नवाज शरीफ के बंदे टूटे थे? इस तरह आप इमरान के नहीं टूटेंगे। इमरान के टूटे तब थे जब नवाज शरीफ की मकबूलियत उरूज पे थी, आदम एतमाद आ रही थी, लोगों ने उनके टिकट की बुनियाद पे अपनी पार्टी छोड़ दी, वो मकबूलियत की बुनियाद पे थी। अब एक चीज शिफ्ट हो गई तो कौन सा बंदा जाएगा भाई इस तरह? एक पूरा टूटा ना, टोटल लाहौर से एक एमएनए टूटा, जब सबको कर रहे थे, मैं और आप यहीं खड़े में ना, हम अकायद के अगेंस्ट कैसे तज्जिया कर सकते हैं? बिल्कुल। जब ये जुडिशल कमीशन जो जजों के अपॉइंटमेंट का है, वहां पे एक सवाल हुआ था कि जजेस के रूल्स तब्दील कर रहे हैं हम। ये वजीर कानून जो आजम नजीर तारड़ है, उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि हम एक तरमीम लाएं और उसके अंदर हम करें, तो इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग कर दें। गवर्नमेंट के बिल्कुल इरादे थे, लेकिन वो इरादे मैं आपको बताऊं
आज कल हालात बदलेंगे, आईनी तरमीम पे पीटीआई भी वोट डाल रही होगी और ये सारे मिलकर कर लेंगे। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर रियाज राना साहब आपका और काजी साहब आप प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग है तहरीक इंसाफ के लिए, तभी लगता है उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। वो जो इदारों के हवाले से एक सख्त किस्म की महादाराई की जो कैफियत थी उसमें तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी कमी लाई है, लेकिन देखना यह है कि ये कब तक तहरीक इंसाफ का नया जो एक बयानिया है रियासी इदारों के बारे से वो बरकरार रहता है। प्राइम में मुख्तलिफ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्या चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, और अगर नहीं आती तो मुतबादल क्या होगा। और दूसरा मुख्तसर बात हम करेंगे ओलंपिक्स की भी, कि जहाँ 24 करोड़ आवाम में से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो कोई कांसी का तमगा जीत के ले आए ओलंपिक्स के अंदर। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां पाकिस्तान में तो भरपूर की जा रही है, लेकिन एक बड़ा इशू जो इस वक्त सामने आ रहा है वो है भारत की टीम के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से कि भारत की टीम शिरकत करेगी या नहीं करेगी। अभी तक कोई फैसला आदमी तो नहीं हो सका, लेकिन भारत से खबरें इस तरह की आ रही हैं, तलात इस तरह की आ रही है कि भारतीय टीम शायद चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दौरा ना करे। अगर भारतीय टीम नहीं आती तो फिर श्रीलंका की टीम को गालिबन जो है वो शामिल कर लिया जाएगा 8वीं टीम के तौर पर। क्या इम्कानात हैं भारत के आने के हवाले से, और आगे चल के हम बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से भी हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसीम राजपूत साहब। नसीम कि क्या लग रहा है आपको, जो खबरें तो भारत से आ रही हैं, विक्रांत गुप्ता ये क्लेम कर रहे हैं कि 99.9% चांसेस वो अपने सोर्सेज से कोट करके बता रहे हैं कि इंडियन टीम शायद पाकिस्तान ना आए। समर भाई देखिए, अब तक जितने भी स्टेटमेंट आए हैं वो तमाम के तमाम स्टेटमेंट भारतीय मीडिया की जानिब से आ रहे हैं। जो एक वाहिद स्टेटमेंट आया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वो उनके नायब सदर राजीव शुक्ला का था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है इस मामले पे, और हम हुकूमत से इजाजत लेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे। आपको याद होगा जब लास्ट एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था तो उससे पहले ही जे शाह साहब का स्टेटमेंट सामने आ गया था कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, और उसके बाद वो अपने फैसले पे कायम रहे थे। वहां पे नजम सेठी साहब की बेहतर दानिशमंदी थी, वरना शायद वो एशिया कप हमसे बिल्कुल ही चला जाता, जो मुख्तसर माहौल में हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैचेस मिल गए थे। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि आईसीसी भी बीसीसीआई के मुकम्मल कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी इंडिया तो पुश कर रहा है इस आइडिया को कि हाइब्रिड मॉडल ही लाया जाए। जब उनके सामने बीसीसीआई के सामने जब आईसीसी रखेगा वर्ल्ड कप का चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, तो खबरें तो ये आ रही हैं कि वो इस बात पे जोर देंगे कि हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट किया जाए, कुछ मैचेस दुबई में कुछ श्रीलंका में करवाए जाएं, और फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो हर सूरत में जो है वो पाकिस्तान से बाहर करवाया जाए किसी एक तीसरे वेन्यू के ऊपर, तब भारत शिरकत कर सकता है इसमें। क्या लग रहा है कि अगर ऐसा होता है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर भारत जोर देता है, तो पीसीबी के जराये क्या बता रहे हैं कि वो जाएंगे हाइब्रिड मॉडल पे, या भारत की टीम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं कि जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला खेलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस बात से बहुत हद तक आ गए। एक मुल्क भारत यहाँ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान यहाँ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस। वहां से पैसा जनरेट होता है, और समर भाई अब क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं रहा, पैसों की बात होती है और दूसरी कोई बात नहीं होती। जो लास्ट मीटिंग हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अब से चंद दिन पहले श्रीलंका में, उसमें बहुत एक मास्टर स्ट्रोक खेला मोहसिन नकवी साहब ने। वो ये था कि पाक भारत सीरीज होनी चाहिए, और जो मुझे इंटरनल हमारे सोर्सेज बताते हैं उसके तहत मेजबानी भारत को देने की बात की गई है। गो कि वो होगी न्यूट्रल वेन्यू पे, लेकिन मेजबान भारत होगा। पाक भारत सीरीज से अरबों में पैसे आते हैं, करोड़ों में नहीं आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल जो स्टेटमेंट आया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रिचर्ड गोल्ड का, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि इंग्लैंड हर हाल में पाकिस्तान जाने का ख्वाह है, और वो ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही वो ये कि इस बार मीटिंग में दोनों बोर्ड के हुक्काम का मूड बहुत अच्छा था। इसका मकसद है कि पहले इतना अच्छा मूड नहीं होता था। देखिए, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अब तक कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट नहीं आया। ये हरभजन सिंह जैसे बेवकूफ लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं जिनका कोई अमल दखल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है,
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब तक कोई स्टेटमेंट आए, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। और जो मास्टर स्ट्रोक है मौसम नकवी साहब का मेजबानी देना भारत को, देखिए हमारा मेजबानी हक था। आपको याद होगा माजी जी हाँ, 2012-13 में हम गए थे, इंडिया ने फिर आना था, फिर वो नहीं आए थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। फिर हम गए थे 2012 में, आपको याद होगा जका अशरफ साहब के दौर में वो सीरीज हम जीत के आए थे, हालांकि मेजबानी हमारा हक था। हमने एक मर्तबा फिर गेंद उनके कोर्ट में डाली है, और जो पाकिस्तान और भारत की 3 मैचों की भी सीरीज हो गई, उसकी आमदनी अरबों में होगी, वो करोड़ों में नहीं होगी। सर वो तो मुझे याद है, तब मैं भी उस सीरीज को कवर करने के लिए गया हुआ था, और वहां ये बात हो रही थी कि एक्सपर्ट से बता रहे थे कि एक पाक इंडिया सीरीज हो जाए ना, जो बोर्ड होस्ट करता है वो अगले 5 साल तक उसे कोई 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने पैसे कमा लिए जाते हैं इस एक सीरीज से, पाकिस्तान और इंडिया की बायलेटरल से। सर मुझे अब ये बताएं कि क्रिकेट का मामला तो चले, उम्मीद ये है कि भारतीय टीम यहाँ पे आए और एक अच्छी जो है एक अच्छा इवेंट जहाँ देखने को मिले पाकिस्तानी शायकीन को भी, पूरी दुनिया को भी। मुझे ये बताएं कि ओलंपिक्स इस वक्त जारी है, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का भी वहाँ पे एक दस्ता गया हुआ है, लेकिन अब तक की कारकर्दगी तो बड़ी ही मायूस कुन है। क्या वजह है 24 करोड़ के मुल्क के अंदर हम एक ओलंपियन भी पैदा नहीं कर पा रहे? यार समर भाई, हमारे लिए और मसाइल इतने, स्पोर्ट्स तो हमारे लिए किसी तवज्जो का मरकज ही नहीं है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ग्रांट दी गई थी, वो ग्रांट वापस ले ली गई, ये कहकर कि मुल्क में दीगर अवामिल के लिए जरूरत है। हमारा एथलीट अपनी मदद, आप हम अरशद नदीम पे हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला उसको दुआएं देते हैं कि उसने हमारा मुल्क का नाम कहीं रोशन किया। अपनी मदद आप, हमने करा क्या, हमारा अपना रोल क्या रहा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बजट है वो सारा तो उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में चला जाता है। आप हॉकी की फेडरेशन को अगर 15 लाख रुपए देंगे या 20 लाख रुपए देंगे, इसमें तो उनका एक टूर भी नहीं होगा। मैं गया था 2004 के ओलंपिक्स कवर करने यूनान, पाकिस्तान हॉकी टीम ने भी क्वालिफाई किया हुआ था, पाकिस्तान के 6 बॉक्सर्स क्वालिफाई करके गए थे जो एथेंस के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। आप यकीन माने वहां पर हमने देखा था आहिस्ता आहिस्ता, जहां और चीजों में हमारा ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, स्पोर्ट्स में हम बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। शुक्रिया राजपूत साहब, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। यकीनी तौर पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए खेलों की तरफ भी, चूँकि पाकिस्तान का माजी में अगर देखा जाए हॉकी के गेम के अंदर और दीगर स्क्वाश हो गया, बाकी खेलों के अंदर स्नूकर में बड़ा नुमाया मुकाम रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो मुकाम अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो खो रहे हैं। दोबारा से उम्मीद है कि दोबारा से इन्वेस्ट किया जाए स्पोर्ट्स के ऊपर, हम अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। आज के प्राइम में इतना इजाज़त दीजिए।